सिर्फ मुसलमान और हिंदू नहीं है बल्कि ईसाई हैं। जैसे कल बहुत अच्छा सवाल किया था किसी बच्चे ने कि क्या इनके अलावा भी कोई रहता है यहाँ पे। रहते थे, बहुत सारी कौमें रहती थी। बर्रे सगीर में कई अकवाम आबाद हैं, उनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं। बड़ी कौमें कौन सी हैं? हिंदू और मुसलमान, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकी, यानी एक नहीं बन सकी। हालांकि किसी भी कौम का हो, किसी भी जात का हो, जब आपका कोई पड़ोसी होता है तो वक्त के साथ साथ उसके साथ एक रिश्तेदारी बन जाती है, आना जाना हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे ये भी हमारे घर का हिस्सा है वक्त के साथ साथ। लेकिन कई सदियां गुजरने के बावजूद हिंदू और मुसलमान एक नहीं बन सके। इनके अंदर हमेशा इख्तलाफ चलते रहे। उनके बुनियादी उसूल और रहन सहन के तरीके एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की, सैकड़ा सौ को कहते हैं, यानी कई सौ बरस साल, कई सौ साल की हमसायगी यानी पड़ोसी रहने के बावजूद और एक ही हुकूमत के जेर साया रहने के बावजूद उनमें मुश्तरका कौमियत का तस्वुर पैदा न हो सका। तो चौधरी रहमत अली ने कहा कि जब अंग्रेज की हुकूमत है, हुकूमत किसी और की है, दोनों गुलाम हैं, दोनों उनके महकूम हैं, और उसके बावजूद ये दोनों एक नहीं बन सके, तो कल अगर पाकिस्तान नहीं बनता और पाकिस्तान न बनने की वजह से हिंदू हुकूमत में आ जाते हैं, तो ये एक कैसे हो सकते हैं? तो ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों कौमें एक हो जाएं और सुलह से रहें? तो उन्होंने कहा कि कल के इख्तलाफात अगर होते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि अभी हमें पाकिस्तान बनाना चाहिए। तो इसी के ऊपर उन्होंने किताबचा लिखा जिसका नाम था नाउ और नेवर। उसके बाद है अल्लामा इकबाल और दो कौमी नजरिया। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब जी सर, अब जो हाईलाइट है वो हम पढ़ रहे हैं अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी। ठीक है कि टू नेशन थ्योरी के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा। ये तो पहले हमने पढ़ा ना कि चौधरी रहमत अली ने क्या कहा है, तो अब हम पढ़ेंगे कि अल्लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी के बारे में क्या कहा है। अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिए की बहुत खूबसूरत वजाहत की, यानी बेहतरीन उन्होंने वजाहत की कि अल्लामा इकबाल ने कि टू नेशन थ्योरी जो है वो क्या है। ठीक है, अभी तो हमने ये पढ़ा कि सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा, वो हमने पढ़ लिया कि टू नेशन थ्योरी क्या है, सर सैयद अहमद खान ने उसके बारे में क्या कहा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि चौधरी रहमत अली ने टू नेशन थ्योरी के बारे में यानी दो कौमी नजरिया के बारे में क्या कहा। अब हम पढ़ रहे हैं अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी कि अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नजरिए के बारे में क्या कहा। आपके पास हाइडिंग होगी अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी, आई गेस यही होगी, मेरे पास वो नोट्स नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने शेर लिखा है, बड़ा बेहतरीन शेर है, इसको सुने, और दो तीन लफ्ज है मुश्किल, वो मैं आपको फिर बताता हूँ। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। एक लफ्ज है करगस, इसका मैं आपको तर्जमा बताता हूँ। बेटा इसमें लफ्ज आया है करगस। पहले तो इसका तर्जमा सुने कि करगस किसको कहते हैं और ये क्या होता है। बेटा लफ्ज है करगस, लफ्ज कैसे पढ़ना है इसको, करगस, और इसका मायना होता है गिद्ध। गिद्ध एक परिंदा है जो कि मरे हुए जानवरों को खाता है। कहीं पे भी कोई जानवर मर जाए तो अब तो बहुत खत्म हो चुके हैं ये गिद्ध, वरना ये बहुत कीमती परिंदा था, और अगरचे इसकी आदतें गंदी हैं लेकिन कीमती परिंदा था और बहुत सारे फवायद थे इसके, और ये माहौल को ख़राब होने से बचाता था। यानी कोई भी जानवर मर जाता था तो उससे पहले कि उससे बदबू आने लगे और वो गंदा हो जाए, फट जाए, ये खा जाते थे उसको। तो करगस उस मुर्दार खाने वाले गिद्ध को कहते हैं। अगर आपने पहले सुना है तो अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं सुना तो उस गिद्ध को कहते हैं। ये एक परिंदा होता है जिसकी बड़ी सारी गर्दन होती है और बड़ा सारा परिंदा होता है।
और वरना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि करगस क्या है। अब इस शेर के अंदर अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? अल्लामा इकबाल ने कहा कि दो परिंदे हैं, दो परिंदे हैं, एक है करगस और दूसरा है शाहीन। दूसरा है शाहीन। उसने कहा अगर हम देखें तो ये दोनों एक ही आसमान में उड़ते हैं, करगस और शाहीन दोनों एक आसमान में उड़ रहे होते हैं, फिजा दोनों की एक है, एक ही आसमान में उड़ते हैं, एक ही फिजा है, एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन दोनों की मंजिल और है, दोनों की मंजिल और है। गिद्ध जो है वो इस शिकार में रहता है, इस इंतजार में रहता है कि कहीं कोई मुझे मरा हुआ जानवर मुर्दार नजर आ जाए, उसको खाऊंगा। और शाहीन जो है वो चाहता है कि मैं ये जो लंबा और ऊपर पहाड़ है ना, इसकी चोटी पे पहुंच के इसको क्रॉस कर जाऊं और अगली दुनिया देखूं कि आगे क्या है, वहां पे जाकर शिकार करूं। तो अब शाहीन एक ही फिजा में उड़ने के बावजूद शाही की सोच देख लें कि वो क्या है, वो एक नए जहान को खोज लगाना चाहता है। और करगस को देख लें, करगस का शौक क्या है कि मुझे कहीं मुर्दार मिल जाए और उसको मैं खाने लग जाऊं, हालांकि रहते दोनों एक फिजा में है। अब इशारा किस तरफ था अल्लामा इकबाल का, ये सुने। अल्लामा इकबाल ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक ही फिजा में रहते हैं, एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही जमीन पे रहते हैं, लेकिन हिंदू करगस गिद्ध की तरह हैं जो मुर्दार की तलाश में रहते हैं, और हम मुसलमान शाहीन की तरह हैं जो कि हम नई दुनिया चाहते हैं। तो इस वजह से हमें एक नया मुल्क चाहिए, हमें एक नया वतन चाहिए जिससे हम एक नई दुनिया बना सकें और लोगों को दिखा सकें कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। बेटा शेर समझ में आ चुका है तो ओके का मैसेज लिखें। शेर समझ में आया है तो ओके का मैसेज लिखें। जी बेटा 93, 19 और 33, पाकिस्तान मूवमेंट 1933। खुरम बेटा कह रहा है कि उसको समझ नहीं आई शेर की। शेर बेटा दोबारा पढ़ें, आपको मैं फिर तो बड़ा मुख्तसरन आपको समझाता हूँ। शेर क्या है? शेर है परवाज है दोनों किसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। करगस कहते हैं गिद्ध को और वो मुर्दार खाता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दोनों परिंदे एक ही फिजा में रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, लेकिन एक नई दुनिया की तलाश में रहता है और दूसरा मुर्दार की तलाश में रहता है। तो इसी तरह हम मुसलमान और हिंदू हैं। हिंदू गिद्ध की तरह है जो कि मुर्दार की तलाश में रहता है, और हम मुसलमान शाहीन की तरह हैं जो एक नई दुनिया की तलाश में रहते हैं। तो इस वजह से गिद्ध और शाहीन कभी एक जगह पे रह नहीं सकते, कभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये अंग्रेज की सोच बेकार है कि ये मुसलमान और हिंदू एक साथ रह जाएंगे। अब आ गया समझ में? आगे बैठा। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तसव्वुर पेश करते हुए कहा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके मजहबी, सियासी और माशरती हुकूक को सलब कर लिया जाए। सलब का माना होता है छीन लेना, लफ्ज़ है सलब। सलब का माना छीन लेना। उन्होंने कहा कि मुसलमान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमानों के हुकूक को छीन लिया जाए। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मुसलमानों के लिए पंजाब सरहद, और सरहद खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा का पहले नाम सरहद था, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए जहां पे इनको अपने हुकूक मिल सकें। ये हो गया अल्लामा इकबाल। और उसके बाद आते हैं कैद आजम और टू नेशन थ्योरी। कैद आजम एंड टू नेशन थ्योरी। कैद आजम और दो कौमी नजरिया। बेटा हेडिंग है कैद आजम और दो कौमी नजरिया, कैद आजम एंड टू नेशन थ्योरी। उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नजरिया के जबरदस्त हामी थे, यानी वो भी यही समझते थे कि हम मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं है।
हम एक साथ नहीं रह सकते, और वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग कौम का दर्जा देते थे। आपने इस सिलसिले में फरमाया, कौमियत की जो भी तारीफ की जाए, अगर कोई कहता है कि कौम अपनी आदतों की वजह से बनती है, उसके बाद भी मुसलमान अलग कौम है। अगर कोई कहता है कि कौम जो है वो मजहब की वजह से बनती है, तो फिर भी मुसलमान अलग कौम है। अगर कोई कहता है कि कौम शुजाअत और बहादुरी की वजह से बनती है, तो मुसलमान हिंदू से फिर भी अलग कौम है। वो इस बात का हक रखते हैं कि अपनी अलग ममलिकत कायम करें। जब इतनी बड़ी कौम हो कोई, तो उनका हक होता है कि उनको अलग वतन दिया जाए, उनकी अपनी एक जगह होनी चाहिए, उनके अपना एक मुल्क होना चाहिए जहां वो आज़ादाना रह सकें। अब इसका हासिल कलाम क्या है? एक तो हासिल कलाम ये बताएंगे, और दूसरा मैं फिर बताऊंगा कि कैसे आपने इसको सीक्वेंस में याद करना है। दरअसल जी, दरअसल दो कौमी नजरिया ही बर्रे सगीर की तकसीम की वजह बना, क्योंकि इस नजरिए के वजूद में आने के बाद ही मुसलमानों में अलग वतन हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ, और बिल आखिर उनकी शब रोज, शब रात, रोज माने दिन, यानी दिन रात की कोशिशों से 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया, यानी पाकिस्तान बन गया। इस हासिल कलाम के अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान बनने का असल जो वजह बनी वो यही दो कौमी नजरिया था। मुसलमानों के दिल में और दिमाग में जब ये बात बैठ गई हम अलग कौम हैं, तो उन्होंने यही किया, उन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया और पाकिस्तान बन गया। अब बेटा आपने कैसे याद करना है? याद आपने इस तरह करना है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। इधर देखें, सवाल क्या था? दो कौमी नजरिया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, वही चीजें लिखनी है कि नजरिया की डेफिनेशन क्या है, आइडियालॉजी क्या चीज है, और डॉक्टर जॉर्ज ब्रास के मुताबिक नजरिया की तारीफ क्या है। वो आपने कुछ 100 मरतबा मेरे ख्याल में याद की हैं और लिखी हैं, वो तो आपको आती ही आती होंगी। और उसके बाद आपने ये देखना है कि नंबर 2 पे, ये तो वो आपको आती है, ठीक है। नंबर 2 पे जब आएंगे, आपने ये देखना है कि इब्तिदा कहाँ से हुई, ठीक है। इस दो कौमी नजरिए की इब्तिदा कहाँ से हुई, और उस इब्तिदा के अंदर फिर आपने 3 पॉइंट्स बल्कि 4 पॉइंट्स लिखने हैं। नंबर 1 मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और नंबर 2 जो था वो गजनवी दौर हुकूमत, ठीक है। और नंबर 3 के ऊपर आपने क्या लिखना है? सल्तनत दिल्ली। और नंबर 4 के ऊपर आपने क्या लिखना है? मुगलिया दौर हुकूमत। बेटा ये याद करने का तरीका है, जब आप जहन में पॉइंट्स बना लेते हैं तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने कैसे बताया है? नंबर 1 पे आपने क्या करना है, वही चीज़ें रिपीट करनी है, नजरिया की, आइडियालॉजी की डेफिनेशन और वो सारी चीज़ें। और उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ठीक है, वो याद करना है कि हमने भाई 4 पॉइंट्स लिखने हैं स्टार्ट के अंदर। नंबर 1 पे मोहम्मद बिन कासिम वाला लिखना है, नंबर 2 पे गजनवी दौर हुकूमत लिखना है, नंबर 3 पे सल्तनत दिल्ली, और उसके बाद फिर आपने देखना है कि ये जो हमारे पास जो दो कौमी नजरिया था उसकी इब्तदा कहाँ से हुई, वो सर सैयद अहमद खान। फिर सर सैयद अहमद खान की वो कौन थे और क्या थे, वो सारा लिखना है, ये पहले भी आपने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने लिखना है कि चौधरी रहमत अली ने क्या कहा इसके बारे में। और जब चौधरी रहमत अली का नाम जहन में आए, तो मेन उसमें जो अहम चीज है वो 9 आर नेवर वाला जो किताबचा था, जो बुक थी 9 आर नेवर, वो सबसे अहम है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसका नाम लिखने में कभी भी गलती नहीं करनी, वो सबसे अहम होती है। जब वो आपके जहन में आ जाएगी तो फिर ये भी आ जाएगा कि उस किताब के अंदर क्या था। और उसके बाद आपने देखना है कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, और अल्लामा इकबाल का जब कहना है तो ये शेर याद करना है। जब ये शेर लिख लेंगे आप, तो ये अल्लामा इकबाल वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कैद आजम वाला है, और वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैद आजम जबरदस्त हामी थे, और ये सारा कुछ हो जाएगा याद। बेटा क्लियर है आप सबका? अगर क्लियर है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं अभी।
जी खुरम बेटा, यही बता दें कमेंट्स में। जी बेटा, जी बेटा, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है जो आपने कहा है। और अगले चैप्टर का कौन कौन सा है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा भी सही, और फिर उसका पढ़ेंगे भी सही कि अगले जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में मैंने बॉयज़ को कराए थे, आपको मुझे याद नहीं है, वो फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेंगे, और कौन कौन से थे वो भी मैं आपको एक दिन में बता दूंगा। जी अच्छा, कैद आज़म एंड टू नेशन थ्योरी ये समझ में नहीं आई बेटा? कैद आज़म एंड टू नेशन थ्योरी, इसमें क्या नहीं समझ में आया? बेटा क्लियर है तो ओके का मैसेज दें, शाबाश। अच्छा बेटा, कैद आज़म वाला नहीं समझ में आया तो फिर मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप ये देखें कि कौमियत जो कास्ट है, ठीक है, या कौम है या कोई भी एक अलग ग्रुप है, उसकी आप क्या डेफिनेशन करते हैं कि किस डेफिनेशन से कोई भी एक अलग अलग ग्रुप बनता है। आप जो भी डेफिनेशन करेंगे उस डेफिनेशन के मुताबिक मुसलमान एक अलग ही कौम होंगे। आप कहेंगे कि कोई भी ग्रुप जो बनता है, कोई अलग ग्रुप बनता है, तो वो अपने मजहब की वजह से बनता है, रिलीजन की वजह से बनता है। तो फिर आप जब देखेंगे तो मुसलमानों का रिलीजन अलग है हिंदू से, तो इससे भी मुसलमान अलग हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि अपने रस्म और रिवाज की वजह से कोई ग्रुप अलग होता है, तो उस लिहाज से भी मुसलमान अलग होंगे। तो उन्होंने कहा है कि आप कोई भी डेफिनेशन करें तो मुसलमान आपको अलग ही मिलेंगे। तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा है, तो इस वजह से जब अलग हैं तो उनको एक मुल्क भी अलग मिलना चाहिए। अब आ गया समझ में बेटा नबिया? आया नबिया बेटा समझ में अब? और किसी को समझ में ना आया हो बेटा ओके का मैसेज दें। वेरी गुड अरीज बेटा, युसरा, रीबा, मरियम बेटा समझ में आया है? युमना, ट्वेंस यहाँ पे मैसेज भी एक साथ करती हैं, युसरा और युमना। हाँ शाबाश बेटा। नूर बाबर वेरी गुड बेटा। ओके नुमैर बेटा, अब्दुल्ला, अब्दुलरहमान, जैन शाबाश, वेरी गुड बेटा मरियम। इफ्रा बेटा, फालिहा समझ में आया है? मनाहिल, मरियम के बाद तो मनाहिल को जवाब देना चाहिए। चले ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। इसको याद करना है, अब अगला पूरा वीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम पहले 2 दिन इस्लामियात पढ़ेंगे, ठीक है। और यही 2 दिन जो हैं, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे, फिर आपका ये पाक स्टडी का लेक्चर होना है, यानी पूरा वीक है। अब मैं तो कहता हूँ कि इस पूरे चैप्टर की रिवीजन करें, पूरे चैप्टर की रिवीजन करके फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना है।